हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू आवर टुडेज सेशंस। तो बच्चों, कल जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे आज उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। और एक अनाउंसमेंट है कि मैं बहुत दिनों से एक यूट्यूब चैनल का नाम सोच रहा था अपने चैनल के लिए। तो मेरे दिमाग में दो नाम चल रहे थे। एक चल रहा था सरल पाठशाला और एक चल रहा था स्कूल बडी। और मैंने मेरे बच्चों से पूछा स्कूल के कि सरल पाठशाला अच्छा है कि स्कूल बडी अच्छा है। तो उसमें मेजोरिटी ने बोला कि सर स्कूल बडी बहुत अच्छा नाम लग रहा है। सरल पाठशाला भी अच्छा है बट स्कूल बडी हमें ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। तो हम जो हमारा यूट्यूब चैनल होगा या हमारा जो हम ऐप भी डिज़ाइन करेंगे उसका नाम भी स्कूल बडी रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपने जो चैनल है स्कूल बडी, आपका स्कूल का दोस्त, बडी मतलब दोस्त होता है, तो स्कूल का जो दोस्त है ना, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा कल का जो बचे हुए क्वेश्चंस थे एमसीक्यू सेक्शंस के, उसको आज कंप्लीट करेंगे और बेसिक के वीडियोस भी आज अपलोड करेंगे। तो स्टैंडर्ड का पेपर है, राइट, ये स्टैंडर्ड का पेपर है, स्टैंडर्ड मैथ्स का 2025 का पेपर है। और इसके बाद बेसिक का वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा एमसीक्यू सेक्शंस का। और उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हम लेकर आ रहे हैं। देखो 3 दिन बचे हैं, आज डेट हो गई है कितनी, आज 13 होगी, 13, 14, 15, 16 और 17 को आपका एग्जाम, राइट बच्चों। अब हमारे पास देखा जाए तो टोटल 4 डेज है आज को मिलाकर। ठीक है, इन 4 डेज में हम प्रॉपर पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए कल एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था क्योंकि हमारा जो वीडियो का लेंथ है बहुत लंबा हो चुका था, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो जा चुका था। हम चाहेंगे कि शॉर्ट वीडियो डालें ताकि बच्चे का एंगेजमेंट बढ़े। एकदम वो देखेगा 2 घंटे का वीडियो तो बच्चा पहले सोचता है 2 घंटे तक मैं कैसे पढ़ूंगा। इसलिए हमारा मोटिव है कि हम 20-25 मिनट्स की वीडियोस डालें ताकि बच्चा मोटिवेट हो कि हाँ मुझे बस 25 मिनट पढ़ना है। फिर हम उसको एंगेज कर पाए कि हाँ वो नेक्स्ट वीडियो भी देखे। ठीक है, इसलिए हम छोटे वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट ए फर्दर अडू। क्वेश्चन नंबर 10, एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, उसमें ए बी बी सी और ए सी ये तीनों टेंजेंट्स हैं। आपको क्वेश्चन में डायमेंशंस दिए कि ए बी की जो लेंथ है वो 12 है, ए वाई की जो लेंथ है वो 8 है, सी वाई की जो लेंथ है वो 6 है। अब आपने टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, किसी एक पॉइंट से आप जो दो टेंजेंट्स बनाते हो दोनों की लेंथ सेम होती है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट्स बनाता हूँ ए बी एंड ए सी, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। बट आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लेंथ डिफरेंट है, यहाँ 12 आ रही है, यहाँ पर टोटल अगर देखें तो डिफरेंट आ रही है। हम इसको कैलकुलेट करके इसको करेक्ट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब देखो कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो इस पॉइंट से जो ए वाई की लेंथ है वो 8 है, तो एक्स की लेंथ भी सर 8 होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो थ्योरम को वेरीफाई करेगा कि ये किसी एक पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो पॉइंट ए से जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ए वाई एंड एक्स बोथ आर टेंजेंट, और ए वाई की लेंथ भी 8 है और एक्स की लेंथ भी 8 है। तो सर टोटल 12 था और यहाँ पर एक्स की लेंथ 8 आ चुकी है, तो बी एक्स की लेंथ कितनी होगी बच्चों, बी एक्स की लेंथ 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब मुझे पॉइंट बी से जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो देखो बी एक्स की लेंथ कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो सर बी जेड की लेंथ भी क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है सर्कल पे। बी जेड भी 4 हो चुका है। अब पॉइंट सी वाई देखो, यहाँ से सी से वाई की जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो सर सी से जेड भी क्या होना, सॉरी सी से वाई की डिस्टेंस 6 है, सी से जेड भी कितना होना चाहिए बच्चों, 6 होना चाहिए, राइट। टोटल लेंथ हमसे पूछिए बी सी, कि आपको बताना है कि बी सी की लेंथ क्या होगी। बी सी इज इक्वल्स टू बी जेड प्लस सी जेड। बी जेड कितना है हमारे पास, बी जेड दिया हुआ है 4 एंड सी जेड कितना दिया 6, 4 प्लस 6 is 10, right? The correct answer of this question is 10. Moving towards the next question, question number 11. If the sum of first n terms of an AP is 2n square plus 5n, then its common differences. आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है और आपको सम दिया हुआ है। ठीक है, सम क्या दिया हुआ है, फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है जो कि है 2n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखो अगर मैं S1 निकालूं, S1 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म चाहे मैं फर्स्ट टर्म बोलूं चाहे उसको सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलूं, दोनों की वैल्यू सेम हो। अब सपोज एक सीरीज है 2 4 6 8, ठीक है, इसमें बोलूं कि फर्स्ट टर्म का सम बताओ, तो S1 क्या होगा, 2 होगा, और फर्स्ट टर्म भी क्या होगी, 2 होगी। तो जो फर्स्ट टर्म का सम होता है और जो फर्स्ट टर्म होती है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। अब मैं आपसे बोलूं कि सम ऑफ 2 टर्म्स बताओ इसमें, है ना, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें A2 बताओ, सेकंड टर्म बताओ। अगर आपको सिर्फ S1 पता है, सपोज आपको S1 पता है 2 है, और आपसे पूछा है कि आपको S2 पता है 6 है, और आपसे पूछ लिया, क्या पूछा है बच्चों,
कि सेकंड टर्म बताओ, तो कैसे करोगे, सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, तो जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर होता है, a1 के बराबर होता है, राइट। अब सम ऑफ सेकंड टर्म आपको 6 दिया, उसमें से a1 माइनस कर दूंगा, सो 6 माइनस 2 करूंगा तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, तो मेरी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है। अब हमें एक फॉर्मूले के फॉर्म में सम दिया है 2n स्क्वायर प्लस 5n, सो s1 की वैल्यू मतलब n की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, राइट। So 2 into 1 is 2 and 5 into 1 is 5. So 2 plus 5 is 7. Right. So A1 मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है बच्चों, 7 है। अब नेक्स्ट टर्म पता करेंगे S2 सम ऑफ टू टर्म्स। सो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है 2n स्क्वायर प्लस 5n। अब n की जगह आप 2 पुट करने वाले हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 इज नथिंग बट 18। अब हमने यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जो सम ऑफ सेकंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस किया तो सेकंड टर्म हमें मिल चुकी थी। सो 18 में से मैं 7 माइनस कर दूंगा, सो 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, A2 हो जाएगा, राइट। अब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 minus A1, so A2 minus A1 is nothing but 11 minus 7, so answer is 4. So the correct answer of this question is 4. So moving towards the next question, question number 12. The numerical value of the area of a circle is equals to the perimeter of semicircular disc, both having equal radius. Find the radius, right? So क्वेश्चन में बोला है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एरिया ऑफ सर्कल की वो किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब देखो एक सर्कल ये होता है तो ये पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क मतलब क्या हो जाएगा, देखो अब हमें यहाँ से यहाँ तक जो देखते हो आप, ये पूरा सरकमफेरेंस होता है, ये पूरा क्या बच्चों सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है। बट अगर हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी पाई आर होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ये आर है ये भी आर है, तो ये आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा जो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है वो क्या है, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल होता है सर पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोला द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, बोथ हैव इक्वल रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है, सेम। तो पूछा है देन द रेडियस इज, सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2 आर। अब मुझे यहाँ पर आर कॉमन दिख रहा है तो मैंने आर कॉमन ले लिया और इसको पाई प्लस 2 लिख दिया, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, सो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 अपॉन पाई, right? So the correct answer of this question is option number C. So moving towards the next question, question number 13. Again, बहुत ही easy question है. Two dice are thrown simultaneously and the product of the numbers appeared on the top is noted. The probability of the product to be less than 6. देखिए बहुत ही easy question, इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। वेट इस बच्चों देखो आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है बच्चों। और अगर आपको लग रहा है कि सर हमें सपोज ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है या हाइट एंड डिस्टेंस में डाउट है या ट्राइंगल्स में डाउट है या सर्कल्स में डाउट है, एपी में डाउट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। सो आपके जो डाउट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से हम आपके लिए उन डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। सो आपको आपका सर कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी डाउट आपको आ रहा है उसको कमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बोला है 2 डाइस दिए, एक तो डाइस 1 और एक डाइस 2। तो डाइस में जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, अगेन डाइस 2 में भी नंबर दिए होंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी लेस देन 6, 6 से कम होना चाहिए प्रोडक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एनी अपॉन एनएस। एनी मतलब क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, एनएस मतलब पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। तो अब हम एनी ढूंढने वाले हैं, तो देखो सब 1 से क्या नंबर बन रहा है ना, ऐसे नंबर्स ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो बच्चों, कितने से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। सो 1 और 1 इंटू 1 करेंगे
तो भी प्रोडक्ट छोटा होगा 1+6 से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 × 2, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 को 2 से कर सकते हैं, 1 को 3 से कर सकते हैं, 1 को 4 से कर सकते हैं, 1 को 5 से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 1 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बट हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 6 से कम चाहिए। सो ये सारे आपके नंबर रहेंगे, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपके बन गए 1 से। अब हम 2 से देखेंगे, तो 2 से हम क्या क्या बना सकते हैं, 2 × 1, है ना। जैसे 1 से बनाए थे तो 2 × 1, 2 × 2, और 2 × 3 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 × 1 एंड 2 × 2। अब 3 से हम देखें तो 3 × 1 बस एक ही बनेगा, क्योंकि 3 2 सा फिर 6 हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट 6 से कम चाहिए। 4 से देखेंगे तो 4 × 1, ठीक है। 5 से देखेंगे तो 5 × 1। सिर्फ इतने ही आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 36, क्योंकि हमने सीखा है 6 टू द पावर n कर देंगे तो हमें पॉसिबल आउटकम मिल जाएंगे, क्योंकि 2 डाइस है ना। 6 टू द पावर n वाला फार्मूला आपको पता ही है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्योंकि हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 36। सो सर हमारा ये तो आ गया ns, और एनी भी हमने निकाल लिया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10/36, इसको 5 डिवाइड किया, 5 और 18। So the correct answer of this question is 5/18. So moving towards the next question. Find the value of 10 alpha upon 10 beta from the following diagram. It is given that RS ratio SQ दिया हुआ है, तो बच्चों ये 1 है और ये आपको 2 दिया हुआ है। सो आपसे पूछा है 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा मतलब। अब देखो 10 थीटा क्या होता है, आपने ट्रिक पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये आपका होता है टेन थीटा। सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज पी आर एंड बेस इज 1। अगेन टेन बीटा में परपेंडिकुलर आपका पी आर है और बेस कितना है, 3 है, 1 + 2 3। सो पी आर से पी आर कैंसिल हो गया। सो 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा इज इक्वल्स टू, आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर सी। So moving towards the next question, question number 15। एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके अपोजिट वर्टाइसेस आपको इस तरीके से दिए, ठीक है। किस किस के कोऑर्डिनेट्स दिए आपको, कोऑर्डिनेट्स दिए ए के -4, 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए 8, 2 से यहाँ से एक डायगोनल्स बनाया है, यहाँ पर एक डायगोनल खींचा है और यहाँ से एक डायगोनल। अब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, है ना, क्योंकि ये इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये इक्वल हो जाएंगे जब बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब कैसे करने वाले हैं, हम इसमें मिड पॉइंट लगाने वाले हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, क्या लगाते हैं मिड पॉइंट में, x इज इक्वल्स टू x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 + y2/। अब x क्या दिया है हमें, ये पॉइंट P है और इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। सो x क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा a हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू x1 + x2 - 4 + 8/2। सो 4/2 मतलब 2 आ गया। और b कितना हो जाएगा, y1 + y2/2, 5 + 2/2, सो दैट इज 7/2, सो 3.5, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशन क्या बन रहा है। तो हमारा a की वैल्यू क्या आ रही है, a इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है और b इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 3.5 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a + 1.5, राइट, ये लिख सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 3.5 और a की वैल्यू 2 है। सो इसमें जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो क्या बन रहा है, b इज इक्वल्स टू a + 1.5। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इफ द पैरामीटर ऑफ a square is equals to the circle then the ratio of their areas। तो बच्चों स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो किसके बराबर है, is equals to that of the circle। If the parameter of a square is equals to that of a circle, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, सर्कल का तो सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 है, राइट, और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है देन द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो ए हमें रेडियस और साइड का रेशियो निकालना है। सो अगर हम बात करें a/r की बात करें तो ये हो जाएगा 2π/4, ये होगा, ठीक है। 2π/4 अगर मैं पाई की वैल्यू ओपन करूँ 22/7/4, सो इसको कैंसिल करा तो ये 2 आ गया, फिर इसको कैंसिल करा तो ये पूरा कैंसिल हो गया। सो a/r की जो वैल्यू आ रही है 11/4
7 आ रही है। अब हम इसको यूज करेंगे एरिया में। सो एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 11 इंटू 11, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमने 7 इंटू 7 रख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से इसको कैंसिल करा 2 टाइम्स, सो ये बन गया 11/40। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 11/40। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद उस लैंग्वेज से आपको इक्वेशन बनाना आ जाए और इक्वेशन को कैलकुलेट करना है, मतलब आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपकी करेक्ट हैं तो आपका नंबर कभी भी कम नहीं होंगे, हमेशा मैथ्स में ज्यादा ही नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। तो इन तीन पिलर्स पे मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि मैथ्स में आपके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज, इक्वेशन एंड कैलकुलेशन। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, जैसे यहाँ पर लिखा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ सर्कल, हो सकता है कई सारे बच्चे इस लैंग्वेज को ना समझ पाए। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो इस क्वेश्चन को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, ये इक्वेशन फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे, ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो आंसर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग 50 मीटर अबव द ग्राउंड विद एन एलिवेशन। सो बच्चों एक दिया हुआ है आपको, एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग यहाँ पर काइट है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है और इसका एंगल दिया है 60 डिग्री, एलिवेशन आपको दिया हुआ है, और ये आपको हाइट दी है कि 50 मीटर ऊपर हवा में उड़ रही है। सो आपसे स्ट्रिंग की लेंथ पूछिए, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे, इसको हमने ट्राइंगल बना लिया एबीसी, मतलब आपसे एसी पूछा। अब देखो आपने टेन थीटा खूब पढ़ा है, हर जगह हाइट एंड डिस्टेंस में टेन थीटा लगाते हो, लेकिन यहाँ टेन थीटा से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर बच्चों को डाउट होता है सर हर बार टेन थीटा लगाते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में साइन थीटा या कॉस थीटा भी लगा देते हैं। तो आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। तो बच्चों ये क्या होता है साइन थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा में हम हर बार क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया और आपसे स्ट्रिंग पूछिए। तो देखो पतंग ऐसी उड़ती है ना, पतंग का धागा इस तरीके से होगा, पतंग का धागा स्ट्रेट तो हो नहीं सकता, तो ये इस तरीके से पतंग आपकी उड़ रही है, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है। क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस। एक सेकंड, ये बच्चों क्या है, हाइपोटेनियस, थोड़ा सा गलत गड़बड़ हो गया है ना। तो ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है सर, साइन थीटा। अगर सपोज बेस दिया होता और आपसे पूछ लिया जाता हाइपोटेनियस, तो हम cos थीटा यूज करते हैं, बट यहाँ परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनियस पूछा है तो साइन थीटा भी यूज होता है, इसलिए हम यहाँ बच्चों साइन 60 यूज करेंगे। तो साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और हाइपोटेनियस हमसे पूछा है ए सी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, height दिए 50 upon AC. So AC is equals to 100 upon √3. So the correct answer of this question is option number A. Moving towards the next question, there is a square lawn of side 8 meter inside a circular park of radius 20 meter. Mr. Joseph wants to plant a sapling in the park. The probability that he can plant it outside the lawn. अब ये देखो स्क्वायर लॉन, ये लॉन है, इसके बाहर उसको क्या करना है, प्लांट करना है। क्या प्लांट करना है, सैपलिंग प्लांट करना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो रेडियस आपको दिए, सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू 20 का स्क्वायर, जो कि बन गया 400 पाई। ये तो पूरे सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है। फिर स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी दी है 8, सो 8 इंटू 8 इज 64, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें जो चीजें क्या करना है, हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि प्लांट जो है इस लॉन के बाहर लगे, मतलब कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पर सेपलिंग करना है, मतलब यहाँ पर आपको पौधा लगाना है। अब यहाँ पर पौधा लगाना है तो क्या करेंगे, सर्कल का जो एरिया है उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी 400 पाई अपॉन 64। तो ये तो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, टोटल, तो टोटल जो पूरा एरिया है वो किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। तो सर्कल का एरिया कितना था 400 पाई, सो 400 पाई से डिवाइड कर देंगे। सो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, प्रोबेबिलिटी। ये आपका बन गया एनी, और ये बन गया आपका एनएस।
राइट, समझ गए? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर डी. So moving towards the next question, question number 19 and 20, and maximum question यहीं पर maximum students यहीं पर गलती करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. असर्शन रीजन है, थोड़े से टिपिकल होते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है कि असर्शन सही है कि रीजन सही है. सो हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया, क्या बोला गया. In the given figure, a toy is in the form of cylinders surmounted by a hemisphere of the same radius. If the radius of cylinder is 3 and its height is 7, then the volume of the toy is 81 pi. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि भैया इसका जो ये जो खिलौना है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 81 पाई है. तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसमें एक तो सिलेंडर दिया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, है ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच. और फिर उसमें एक और चीज़ दी है कि यहाँ पर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे. पाई कॉमन ले लिया और रेडियस सेम है, तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पाई के फॉर्म में ही दिया वॉल्यूम. सो रेडियस हमारी कितनी है, पाई को मैंने बाहर ले लिया है, रेडियस दी है 3, सॉरी हाँ रेडियस 3. सो 3 का स्क्वायर 9 और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट 7 प्लस 2/3 पाई कॉमन आ चुका है आर क्यूब. सो 3 × 3 × 3. सो 3 से 3 कैंसिल हो गया. सो ये कितना बन जाएगा, पाई तो बाहर आएगा, 6 9 का सॉरी 7 9 का 63 और 9 2 18. So 18 plus 63 is again 81 pi. So वॉल्यूम तो सर सही आ रहा है, जो असर्शन बोल रहा है असर्शन यहाँ पर करेक्ट है. अब रीजन की बात कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. देखो कितना आसान पूछा कि भैया ये जो टॉय है इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. बिल्कुल सही बात है. तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है. ठीक है, तो कौन सा होगा, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ठीक है, यहाँ देखो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनमें बच्चा कंफ्यूज होता है. अब यहाँ पर बच्चा बोलेगा कि सर बी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बी जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का, इसलिए हम वो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं. अगर असर्शन भी सही होता, रीजन भी सही होता, लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो हम ऑप्शन बी पर जाते. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. So again, question number 20, last question of MCQ section of 2025 paper. So here the assertion: the quadratic equation x square plus 4x plus 5 equals to 0 has real roots. Next reason. अब देखो आपने तीन चीजें प्रॉपर्टी में पढ़ी हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो क्या होता है, एक पहली जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आते हैं. ठीक है, और d इक्वल्स टू 0 में क्या आता है, इक्वल एंड रियल आता है. ठीक है, यही बोला गया है. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस केस में हमेशा आपको क्या मिलने वाले, रियल रूट्स ही मिलने वाले, जो कि रीजन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो इसका बी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो. डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट 16 माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी. ठीक है, सो यहाँ पर कितना आ रहा है, बी स्क्वायर तो 16 हो गया, 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 20. सो 16 माइनस 20, सो वैल्यू इज माइनस 4. इसका मतलब क्या हो गया कि डी क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई ना डिस्क्रिमिनेंट की, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो क्वेश्चन में दिया था द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो असर्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये इसके रियल रूट्स तो नहीं आ रहे. फिर बोला द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0, a is not equals to 0, has real roots if b square is minus b square minus 4ac is greater than equals to 0. So देखो रीजन जो बोल रहा है वो तो सही है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी उसके क्या होंगे, रियल रूट होंगे. लेकिन असर्शन गलत हो गया, तो असर्शन फॉल है, रीजन ट्रू है. तो ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखो ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें असर्शन करेक्ट है, सॉरी असर्शन फॉल्स है और रीजन करेक्ट है. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, जहां पर असर्शन ये फॉल्स है. इसने तो ये बोल दिया कि भाई इसका जो इसके रियल रूट्स है, लेकिन रियल रूट्स नहीं आ रहे, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं. और रीजन क्या बता रहा है, रीजन जो है वो तो रीजन तो सही दिया है, तो रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है. इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी. राइट, सो इसी के साथ बच्चों हमारा जो 20 MCQ का जो पार्ट था,
है ना, वो कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अब हम इसी के बेसिक वाले जो पेपर था, बेसिक का जो पेपर था, उसके एमसीक्यू भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ही देर में आपको वीडियो अपलोड होते हुए मिलेगा, और उसके बाद हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करना चाहिए, जिसमें बच्चे को मैक्सिमम डाउट्स आते हैं, वो सारे हम कवर कर लेंगे। और फिर भी आपको कोई लगता है या कोई क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन है, वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है, ये टॉपिक रिवाइज करा दीजिए, एमसीक्यू करा दीजिए, ये डाउट सॉल्व करा दीजिए, तो वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हेल्प होगी। और हम जल्द ही आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी लेकर आएंगे, जहाँ पर ये सारी पीपीटीज आपको इसी फॉर्म में मिलेगी जिसमें हमने लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।